इसी धरती ने मुरादाबाद हमें जन्म दिया। आपको गर्व होता है आपका जन्म यूपी में हुआ? यस। क्यों? रामकृष्ण की धरती है, ये भी अच्छी बात है, आध्यात्मिक की बड़ी धरती है, लेकिन इसका अपना एक रिकॉर्ड भी है। भारत में कई रिकॉर्ड है। यूपी नंबर 1 है हर चीज में, जिनमें नहीं होना चाहिए उनमें भी है। तो ये यूपी इस भारत का वो राज्य है जो ऑलराउंडर है। तो हमें भी गर्व होता है यूपी ने हमें जन्म दिया। हमें वो घटना याद आती है, आज याद आ गई। जब हम यूपी आते कई बार याद आ जाती है। एक बार जब ये बड़ा टेररिस्ट नुकसान कर रहे थे भारत का, जगह जगह बमबारी होती थी, तो उनके सीनियर ने पूछा उनको कि भाई तुम यूपी इतना बड़ा राज्य होके ज़्यादा नुकसान क्यों नहीं कर पाए यूपी में? तो उन्होंने कहा हमने मेहनत बहुत की, सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने पूछा क्या कारण था? तो उन्होंने बताया कि हमारा एक सिस्टम होता है कि हमारे 5 लोग होते हैं, तो पहला आदमी हमारा शहर के अंदर देखता है भीड़ भाड़ का एरिया कौन सा है। फिर 1 घंटे बाद हमारा दूसरा आदमी जाता है, वो भीड़ भाड़ के एरिया में साइड में एक कोने में साइकिल खड़ी कराता है। फिर 1 घंटे बाद हमारा तीसरा आदमी जाता है, उस पर कोई विस्फोटक पदार्थ रख के आता है। फिर हमारा चौथा आदमी 1 घंटे बाद जाता है, दूर से रिमोट ऑन करता है, वह नुकसान हो जाता है। तो कई बार हमने साइकिल खड़ी की, 1 घंटे बाद जब हमारा आदमी गया, वो साइकिल हमें वापस नहीं दिया। अब उनको कौन बताए ये यूपी है? यूपी है। तो गर्व है, हमें भी है यूपी में जन्म हुआ। कितने लोगों को गर्व है कि आपका भारत में जन्म हुआ? क्या बात है, क्यों गर्व है आपको? कारण पता है? समझे आज? इस दुनिया का पहला देश है भारत, जिसके आगे शब्द लगता है माता। भारत के अलावा इस दुनिया में कोई देश नहीं है जो अपने आगे माता शब्द लगाता है, केवल भारत माता। पता है क्यों? भारत इसलिए माता है, ये सबको निभाता है। आप देखना, एक माँ के अगर 4 बेटे हों तो पिता एक बार, अगर उनमें एक बच्चा थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर हो तो एक बार पिता किनारा कर लेता है, लेकिन माँ किनारा नहीं करती। माँ चारों को समान देखती है। भारत इसीलिए माता है, ये सबको निभाता है, सबको समान रूप से देखता है। तो आपसे एक निवेदन हमारा ये भी है, आरसीएम कर रहे हो तो भारत के संस्कारों को मत छोड़ना। अभी हमने क्या करा, थोड़ा सा पश्चिम देशों को अपना लिया, नहीं अपनाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ ये जो हाथ मिलाने की प्रथा है, ये भारत की प्रथा नहीं है, ये पश्चिम देशों की प्रथा है। हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है। जो भी आप बोलते थे गाँव में राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जो भी है, ये थी, ये आगे, ये हमारी नहीं है। ये कोरोना किस चीज से आया? कितना नुकसान किया देश का। अगर ये प्रथा होती, ये नुकसान नहीं होता। और फिर सरकार को कहना पड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखते, टच ना हो। अब ये एक वायरल नहीं है, अभी डेंगू चल रहा है, ये भी तो एक वायरल है। ये वायरल ज्यादातर टच होने से आती है। और बाकी वायरल छोड़ो, आपको सर्दी है, मान लो सर्दी है, अब जेब में रुमाल नहीं है तो क्या करता है? ये परमानेंट रुमाल। अब जाके फिर किसी से हाथ मिलाया, दे दी उसको सर्दी, और 4 दिन बाद उसको गारंटेड होगी। और वो मन मन सोचेगा ना ठंडा खाया ना गर्म खाया, ये सर्दी कैसे?
थोड़ा बचो इससे, हम भारत के लोग हैं। अच्छा, किसी को नहीं मिला, उसको अच्छा नहीं लगा, तो अब कभी कोई आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करे तो दूर से ऐसा कर लो और मन मन कहो कि आपकी बीमारी आप आपके पास तो थोड़ा कर सकते हैं, करना ही चाहिए। दूसरा, थोड़ा पहनावे पे भी ध्यान दें। हम पश्चिम देशों को अपनाने लगे। ये हमारे सीनियर बैठे, इनको पूछना, या बहुत सारे हमारे पिता के टाइम के लोग हैं, पहले हम कपड़े वहां तक पहनते थे। ये जो छोटे कपड़े चालू हुए ना, ये पश्चिम की फैशन है। वहां को देख देख के हम 10 साल में हमारे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। उधर देख के 10 साल बाद यहाँ आ गए वो, फिर 10 साल बाद यहाँ आ गए, फिर 10 साल बाद यहाँ आ गए। अभी आप मेट्रो सिटी में जाओ, यहाँ है, और हमें ये नहीं पता लग रहा ये जाएंगे कहाँ। ये तो हम सोच ही रहे ये जाएंगे कहाँ, क्या हो गया। तो आरसीएम सिर्फ आपको अमीर नहीं बनाता, संस्कार भी सिखाता है। बात करेंगे इसका, लेकिन जिस लिए आए हो थोड़ा उसको भी समझते हैं और बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे। किसान परिवार में हमारा जन्म हुआ, परदादा जी अकेले थे, दादाजी अकेले थे, पिताजी अकेले थे, उनके हम 4 बच्चे हुए, चारों बेटे हुए। उस परिवार में हमारा जन्म हुआ तो हमें दादाजी के साथ रहना अच्छा लगता था। हालांकि आजकल के बच्चे नहीं रहते। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप लगभग सब लोग पढ़े लिखे हैं, जो भी आपने जीवन में साइंस में जो पढ़ा, मैथ में जो पढ़ा, अभी कुछ काम आ रहा है? नो, नहीं आया। लेकिन दादाजी के साथ जो संस्कार मिले वो जब तक काम आएंगे जब तक आप इस दुनिया में रहोगे। तो हम स्कूल कम जाया करते थे, हमें दादाजी के साथ रहना अच्छा लगता था। हम 7 घंटे दिन में दादाजी के साथ ही रहा करते थे, तो इसलिए हम स्कूल ज्यादा नहीं जा पाए। आप सब लोग शाम तक गए स्कूल, हम दोपहर तक गए। बस हम दोपहर में आ जाते थे। और दादाजी बहुत अच्छी अच्छी बात सिखाते थे। तो 2 बात वो हमेशा कहते थे हमसे, बेटा तुम जब बड़े होगे तो 2 चीज का ध्यान रखना। पहला, जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। परेशानियां आएंगी लेकिन जीत तुम्हारी होगी। दूसरा बोलते थे, जिंदगी में ऐसा काम कभी मत करना कि तुम्हारी वजह से लोगों का नुकसान हो। हमेशा ऐसा काम करना कि तुम्हारी वजह से लोगों का ज्यादा फायदा हो, तुम्हारा कम फायदा हो, लेकिन लोगों का ज्यादा होना चाहिए। इसमें भी परेशानी आएंगी लेकिन जीत तुम्हारी होगी। और ये बात कहते कहते वो ये दुनिया छोड़ गए। आज भी हमारे परिवार में हमारे अलावा कोई सच नहीं बोलता। ये बात भी सच है, नहीं बोलता तो नहीं बोलता। ना हमारे तीनों भाई, ना हमारे फादर। दादाजी बोलते थे या फिर हमें अच्छा लगता है। और इस सच के साथ हमने बहुत संघर्ष किया। या कितने लोग हैं जो सच बोलना पसंद करते हैं? हाँ हाँ, पसंद में तो क्या समस्या, पसंद तो सभी करते हैं। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुबह से शाम तक हर बात पर सच बोलता है? हाथ खड़ा कर। लाइन बहुत ध्यान से सुनना। सुबह से शाम तक हर बात पर, हाथ कहाँ गए हाथ? अच्छा, 5 हाथ खड़े हैं। हाँ, चलो ये देखना, अभी इनको भी देखना। आपने हाथ खड़ा किया,
बात कर ले, थोड़ा समझते हैं तो आपको पता लगेगा। मान लो आपका बच्चा है 4 साल का, उसको दांतों की समस्या है और डॉक्टर ने कह रखा है ये बच्चा है, चॉकलेट ज्यादा खाता है, अब इसको चॉकलेट मत देना, नहीं तो ये जिंदगी भर के लिए दांत खो सकता है। और ये 4 साल का बच्चा, ये जिद करेगा, ये नहीं मानेगा। तो आप कभी भी जब किराना की दुकान पर जाओ तो इसको बताकर मत जाना, क्योंकि ये तो बच्चा है, ये जिद करेगा। और आपको किराना की दुकान से कोई सामान लाना है और बच्चा आपसे पूछ रहा है पापा क्या किराना की दुकान पर ही जा रहे हो? अब हाथ खड़ा करो। अब यह गलती नहीं है आपकी, बच्चे का भविष्य है, यानी मजबूरी है। तो हम इच्छा से झूठ नहीं बोलते, हम मजबूरी में झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो काम हम इस दुनिया में कर रहे हैं उनमें हम सच बोल के आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे समझते हैं, एक किराना की दुकान है आपकी, आपने 50 लाख रुपया लगा रखा है किराना की दुकान में। अब जो प्रोडक्ट आप 100 में खरीद के लाए हो 130 में बेचोगे या नहीं? बेचोगे। ये बात ग्राहक को बता सकते हो? चाहकर भी नहीं बता सकते। क्यों? मजबूरी है। मान लो या कुछ लोग जॉब में होंगे, गवर्नमेंट, 5 लोग हैं और सरकार को एक का प्रमोशन करना है और आपका बॉस पूछ रहा है 5 में एक का होगा, बताओ किसका किया जाए? तो आप पता क्या बोलते हो? सर पहला काम जो है, दूसरा टाइम पे नहीं आता, तीसरा साइन करके निकल जाता है, चौथा जिस दिन आप आते हो उसी दिन आता है, आखिरी में मैं बचा, बाकी आपकी मर्जी। ये सच था? ये सच नहीं था। पर आपको पता है मेरे को आगे बढ़ना है तो मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा। गलती नहीं है, मजबूरियां है। वकील, यहाँ कोई एडवोकेट है? कितने? हाँ खड़ा करा, 1 2 3 4 5 6, चल। माफी चाहेंगे आपसे, हालांकि आपकी बात हम नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो बाहर वाले वकील हैं। क्योंकि आप आरसी में आए हैं तो आप उस चीज से बाहर हैं। वकील का प्रोफेशन ही झूठ बोलने का, उसको शिक्षा ही झूठ बोलने की दी जाती है और उसको भी पता है जितना अच्छा झूठ बोल सकते हो उतना बड़ा पैसा मिलता है। क्योंकि हमारा एक बार काम पड़ा राम जेठमलानी जी से, आप जानते हो टॉप 10 वकील इंडिया। तो एक बार हमारे मिलने वाले थे यूपी से, उनका एक केस फंस गया थोड़ा पेचीदा। तो जब हम पहली बार, उन्होंने कहा, किसी ने कहा राम जेठमलानी जी से मिल लो, तो उन्होंने कहा सर थोड़ा सा आप देखो ना कहीं से कनेक्टिविटी निकाल के। तो हम गए। आपको पता है राम जेठमलानी जी की काउंसलिंग फीस कितनी है? केस लड़ना तो बात का है, काउंसलिंग समझते हो? राम असवरा 10 लाख 10 लाख। तो हम जब उनसे मिले तो हमने कहा जेठमलानी साहब आपको नहीं लगता फीस थोड़ी ज्यादा है? उन्होंने कहा मैं गारंटी लेता हूं केस की। मैंने कहा ये केस थोड़ा पेचीदा है। बोले होने दो, कैसा भी होने दो। तो हमने उनको बाद में पूछा, एक बात बताओ मलानी साहब, आप केस को जितवा कैसे देते हो? उनका जवाब सुनना। उन्होंने कहा चौधरी साहब मैं इतनी सफाई से झूठ बोलता हूं कि जज भी मेरी बात जज नहीं कर पाता। इस बात का लेकिन याद रखना इस बात को बहुत ध्यान से, जिस अभियान के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं इसमें आप सच के सिवाय आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें आपको सच ही बोलना पड़ेगा। अब वो आदतें पुरानी है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कामयाब वो ही होगा जो इसको सच के साथ करेगा। बहुत लोग पूछते हैं आरसीएम जरूरी है क्या? क्या बाकी काम बुरे हैं? काम कोई बुरा नहीं है। समझना यह है आगे क्या होगा उन कामों का, पीछे कैसे थे वो काम, वर्तमान में क्या है, भविष्य क्या है।